कैसे हैं आप सभी का परिहार आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं विकास सिंह परिहार। आज भारतीय संविधान का यह तीसरा पार्ट है, तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर प्रारंभ में हो चुके हैं। पहला तो अब देखिए हम लोग काहे की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे हैं। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसके 2 लेक्चर हमने कवर कर दिए हैं। अगर किसी मेंबर ने नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर देख लेंगे पुराना लेक्चर, तभी इस लेक्चर को देखेंगे, क्योंकि तभी अच्छे से बैकग्राउंड कंटिन्यूसली बनी रहेगी, उन्हें अच्छे से लेक्चर समझ में आएगा। तो हम लोग पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1600 से लेके कब तक, मतलब पहले देखा था उसमें देखा था हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक का लगभग देख चुका था, है ना। 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट था। अब हम लोगों को देखना है 1858 से लेकर के 1947 तक, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, सीमित समय तक रहे, इस कारण हम इसे पहले हम 1858 से देखेंगे चल करके टोटल 1909 तक जो एक पार्लियामेंटो अधिनियम पारित हुआ था वहां तक देखेंगे। फिर इसके बाद 2-3 एक्ट बनेंगे। 1919 का भारत सरकार अधिनियम बनेगा और 1935 का एक बनेगा और एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनेगा 1947 का, ये इसके बाद हो जाएगा। लेकिन अभी हम 1858 से 1909 तक देख लेंगे, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम तक। तो देखिए वास्तव में 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या किया गया। वास्तव में ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम था 1858 का। इस अधिनियम में इतने चेंजेस किए गए, मतलब विकेंद्रीकरण कर दिया गया। कैसे विकेंद्रीकरण कर दिया गया, सबसे प्रमुख बात तो ये है, आइए हम इसके फीचर्स जानते हैं। ये अधिनियम सबसे पहले कई मुख्य चीजों को करा। ये अधिनियम कब बना, 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसे हम सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था ना, वह प्रथम क्रांति थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद ही 1858 में जा करके यह 1858 का भारत शासन अधिनियम बना, भारत शासन अधिनियम बना, है ना। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो बना था, तो ये किसके बाद 1058 में, तो ये किसके बाद, सिपाही विद्रोह के बाद ही इसमें इसको लागू किया गया। अब इसे कौन सा अधिनियम भी कहते हैं, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जो कि रियलिटी में भारत के शासन को, देखिए उस समय कौन रूल करता था, अभी तक कंपनी का रूल था, यहीं से उसका कंपनी का रूल समाप्त हो जाता है। अब डायरेक्ट रूल किसके हाथों में आ जाता है, क्राउन के हाथों में आ जाता है, ब्रिटेन के ताज के हाथों में आ जाता है। ब्रिटेन का ताज अब यहां क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि भेज के, मतलब पूरी प्रक्रिया उनका संचालन ब्रिटेन के ही द्वारा किया जाता है, वहां की सरकार करती है। तो इसमें इसे क्या कहा जाता है, भारत में, मतलब भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम 1858 के अधिनियम को कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तथा राजस्व जैसी चीजें, आपका क्या हो गया, राजस्व जो वहां का क्या लिया जाता था, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो रिवेन्यू लिया करती थी, है ना। सेवा के क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र, गवर्नर वगैरह क्षेत्र डायरेक्ट क्या कर दिए गए, ब्रिटिश राजशाही के हाथ में अब दे दिया गया, मतलब ब्रिटिश राजशाही के हाथों में सौंप दिया गया। अब इसका नियंत्रण कौन करता था, ब्रिटिश राजशाही ही किया करती थी। यह हुआ। अब इसमें इसके आइए हम कुछ विशेषताएं जानते हैं। तो विशेषताओं में पहली विशेषता तो आप ये जान लीजिए कि पहले क्या हुआ था, जब तक कंपनी का शासन था तब तक क्या हुआ करता था कि वहां पर कंपनी में वायसराय नहीं हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लेकिन 1858 का जो अधिनियम आया, एक्ट आया, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की पोस्ट को चेंज करके क्या किसमें परिवर्तित कर दिया गया, वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया। किसमें, वायसराय में। जैसे कहिए मतलब आज का राज्यपाल होता है, उसी तरह उसमें परिवर्तित कर दिया। किसमें परिवर्तित कर दिया, वायसराय में। पहले क्या हुआ करते थे, जैसे आपने देखा है कि गवर्नर जनरल होता था, है ना, गवर्नर जनरल होता था। पहले कहाँ का गवर्नर, ब्रिटेन का जैसे होता था गवर्नर जनरल, फिर उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। अच्छा ये बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपको बताना है। सबसे प्रथम गवर्नर बंगाल का कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग
फिर जब उसे 1833 में परिवर्तित कर दिया गया, तो उस किस में परिवर्तित कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। फिर कौन बना? वारेन हेस्टिंग के बाद कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल। और फिर भारत के गवर्नर जनरल को परिवर्तित करके क्या वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। तो पहला वायसराय मतलब भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के पहले वायसराय थे, है ना। सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अब तो सबसे प्रमुख विशेषता इसकी क्या थी? वायसराय का पद दे दिया गया किसके स्थान पर? जो गवर्नर जनरल अभी तक हुआ करते थे वो अब कौन हो गए? वायसराय हो गए। अब इसमें क्या द्वैध शासन प्रणाली, आपने देखा होगा कि 1833 और आप देखे होंगे 1833 का जो उसमें था द्वैध शासन प्रणाली, या फिर आप कहिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट में आपने द्वैध शासन प्रणाली के बारे में देखा होगा कि दोहरा शासन कर दिया था। दोहरा शासन मतलब कैसे? जैसे कमर्शियल फंक्शन होता था और एक पॉलिटिकल फंक्शन होता था, मतलब जो वाणिज्यिक कार्य होते थे और जो राजनीतिक कार्य होते थे, दोनों को पहले अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया। पहले आप लोग ये बताइए, आप लोगों को ध्यान होगा, जो कमर्शियल वर्क हुआ करता था, कमर्शियल फंक्शन हुआ करता था, वाणिज्यिक जो कार्य होते थे, कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। और जो राजनीतिक संबंधित कार्य होते थे, राजनीति संबंधित कार्य कौन करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था नया पद, वो करता था। तो अब इन दोनों पदों को क्या कर दिया गया? यहां से समाप्त कर दिया गया। मतलब द्वैध शासन की प्रणाली क्या हो गई? प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। तो ये अब दूसरा समझिएगा, द्वैध शासन प्रणाली क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। ये विशेष चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और तीसरी विशेषता में हम बता दें आपको कि इसकी तीसरी विशेषता क्या थी? तीसरी विशेषता ये थी कि यहां पर नया पद एक क्या रखा गया? नया पद का नाम था राज्य सचिव, है ना। राज्य सचिव जो स्टेट होते थे उसमें स्टेट सेक्रेटरी का नया पद दिया गया, राज्य सचिव का पद दिया गया, है ना। कि मतलब अब सभी जगह सभी डोमिनेंस में क्या होंगे? राज्य सचिव होंगे। और राज्य सचिव के साथ साथ 15 सदस्यीय कार्यकारी दल होगा। मतलब 15 ठो उनके क्या सलाहकार होंगे। एक तो मुख्य हो गया राज्य सचिव और उसका सलाहकार भी 15 होंगे। मतलब 15 सदस्यीय सलाहकार होंगे राज्य सचिव के। ये चीजें हुई। तो इस प्रकार से 1858 का भारत शासन अधिनियम मुख्य रूप से प्रशासनिक मशीनरी को चेंज करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें दो तीन चीजें आपको मुख्य फैक्ट ध्यान रखना है। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल के पद को परिवर्तित करके किसमें? वायसराय में कर दिया गया। प्रथम वायसराय अब कौन बने? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जो मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और जो आपको एक तो हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो ये पद हुआ करते थे, जो कि एक निपटारा करता था किसका? एक तो कमर्शियल जो जितने फंक्शन होते थे उसको निपटारा करता था और दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन को। लेकिन इन दोनों को क्या कर दिया गया? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तीसरा आपका राज्य सचिव का पद दे दिया गया। राज्य सचिव होगा और उसके 15 सलाहकार होंगे, ठीक है ना। इसमें ये मुख्य परिवर्तन किए गए। अब इसके बाद 3 अधिनियम जो भारत की मतलब भारत परिषद अधिनियम आए, वो 3 अधिनियम 1861 का अधिनियम और फिर 1861 के बाद 1892 का और फिर 1892 के बाद 1909 का। 3 आए। कौन कौन से? 1861 का अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम जो हुआ था भारत परिषद अधिनियम, और फिर 1892 के बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो आइए हम सबसे पहले 1861 के भारत परिषद अधिनियम को जानते हैं। कैसा था 1861 का भारत परिषद अधिनियम? 1861 का था ये भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 का, अब इसकी भी कुछ विशेषताएं रही होगी, 1861 की ही कुछ विशेषताएं रही होगी, है ना। तो अब भारत परिषद अधिनियम में इसमें मुख्य रूप से क्या किया गया? तो अब देखिए ये अधिनियम भारत परिषद अधिनियम क्यों बनाए गए? जब ब्रिटिश लोग यहां
आए और यहाँ की सब चालबाजी देखी, उन्हें समझ में आया कि बिना भारतीयों के भारत में शासन करना उचित नहीं होगा। मतलब आज की डेट में अगर हम फिर से बिना भारतीय कोई भी मतलब भारतीय व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा हमारे शासन के अंदर, हमारे गवर्नमेंट के अंदर, तो फिर हमारा शासन नहीं चल पाएगा, समाप्त हो जाएगा, हिंसा होगी। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, लॉर्ड डलहौजी वाली हड़प नीति हुई थी। तो इसी कारण फिर उनको भी थोड़ा डर थी कि इसमें भारतीयों को सम्मिलित करना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में भारतीयों को सम्मिलित किया गया। अभी तक देखिए, जो भी ब्रिटिश लोग आए थे, कंपनी के भी रूल था, लेकिन एक भी भारतीय उसमें काम नहीं करता था, एक भी भारतीय नागरिक उस कंपनी में नहीं था, ना भी कोई उसकी शासन प्रणाली में, ना किसी कार्य में, ना सेना में, किसी तरह भी भारत का नागरिक नहीं था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को सम्मिलित किया जाने लगा, है ना। तो कानून बनाने में भी, चाहे बात हो कानून बनाने की, कानून बनाने में भी भारतीयों को क्या किया गया, भारतीय प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया। लेकिन किस रूप में, गैर सरकारी रूप में। गवर्नमेंट रूप में केवल ब्रिटेन की होते थे, गैर सरकारी मतलब बिना गवर्नमेंट के, क्या जैसे एडहॉक अतिथि होता है ना बिना सरकारी, उसी प्रकार गैर सरकारी रूप में भारतीयों को क्या किया गया, नॉन गवर्नमेंट रूप में क्या किया गया, इनको गैर सरकारी के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, है ना, मेंबर के रूप में क्या किया गया, इन्हें चुना गया। अब ये गैर सरकारी जो प्रतिनिधि मंडल होते थे, ये कानून बनाने में भी इनको सहारा लिया जाता था, कानून बनाने में इनको लिया जाता था। जब कोई लॉ बनता था तो उनमें इनकी भी सलाह ली जाने लगी, ठीक है ना। फिर अब देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो उसने क्या किया, 1862 में, कब, 1862 में तीन लोगों को, तीन भारतीयों को, किनको, तीन भारतीयों को अपने प्रतिनिधि मंडल, मतलब इसमें जो आपकी विधान परिषद थी, इसमें क्या कर लिया, सम्मिलित कर लिया। एक तो कौन कौन से हो गए, एक तो बनारस के राजा हो गए, बनारस के राजा, तीन लोगों को लॉर्ड कैनिंग सम्मिलित किया था, बनारस के राजा। दूसरा हो गए पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा। और तीसरे थे आपके सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। इन तीन लोगों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव को गैर सरकारी प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में कहां, सम्मिलित कर लिया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, इसके अलावा क्या किया गया। अब आपने जो पढ़ा होगा पुराने टाइम में, पुराने लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो आया था अपना 1833 का, जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, और आपने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट जो था। तो उसमें आपने देखा था कि 1833 के चार्टर एक्ट में मैंने बताया था, आप देख लीजिएगा पिछले लेक्चर में, कि जो बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, रियासत हुआ करती थी, तो उनसे क्या, विधायी शक्ति, है ना, जो विधायी शक्ति होती थी, जो पॉलिटिकल पावर होती थी, वो क्या कर ली गई थी, छीन ली गई थी। और किसे दी गई थी, भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में दे दी गई थी। क्या, भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई थी। कौन सी, विधायी शक्ति। मतलब यह कहा गया था कि अलग अलग प्रेसिडेंसी में शासन नहीं करेंगे, सबको मिला के एक जगह कर दो। मतलब हर क्षेत्र का अलग अलग राजा नहीं होगा, सबको हटा, सबको मतलब छीन करके एक को दे दिया, है ना। किसको, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी से विधायी शक्ति को छीन लिया गया था। और यह किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, आपने पढ़ा था कि केंद्रीकरण कर दिया गया था, है ना, केंद्रीकरण कर दिया गया था। मतलब क्या, एक को सभी, मतलब सभी जगह बंबई व मद्रास की प्रेसिडेंसी को किसमें बना दिया था, किसके अधीन कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो अब ये चीजों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब मतलब सब क्या हो गए, फिर से इनको अलग अलग कर दिया गया। मतलब आपको कहा जाए कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया
प्रारंभ हो गई। विकेंद्रीकरण मतलब अब ये नहीं रहेगा कि अब बंबई और मद्रास के गवर्नर जो भी हुआ करते थे, जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उसकी विधायी शक्ति छिन गई, फिर से इनके पास अब आ गई विधायी शक्ति। अब मतलब एक प्रकार से आप ये कहिए कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इन दोनों के नियमों में बदलाव फिर से कर दिया गया और पुराने तरीके से संचालन होने लगा। मतलब उनके पास जो प्रेसिडेंसी के राजा हुआ करते थे या गवर्नर हुआ करते थे, है ना, जो बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर होता था और जो मद्रास का प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, तो उसके पास अब क्या आ गई, विधायी संबंधी शक्ति वापस आ गई। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण होना इसमें क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। इसी के तहत आप ले लीजिए बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब प्रांत में विधान परिषद गठित की गई। अब विधान परिषद कब कब गठित की गई, अब देखिए बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब प्रांत में 1897 में क्रमशः विधान परिषद बनाया गया, या विधान परिषद का क्या किया गया, विधान परिषद का यहां पर गठन कर दिया गया। देखिए उनकी ब्रिटेन कुछ भी हो होशियार तो था ही, तभी तो यहां शासन करने आया था, कंपनी भी आई लाया, तो कहीं में कहीं दिमाग तो थी उसके, वो समझता था कि बिना भारतीयों के हमारा यहाँ नहीं चलने वाला है, ऐसे ही विद्रोह होगा, इस कारण उसने भारतीयों को यहाँ सम्मिलित करना चालू कर दिया था। तो 1862 में बंगाल में, 1866 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में तथा 1897 में पंजाब प्रांत में विधान परिषद का भी गठन कर दिया गया। ठीक है ना, और वायसराय को विधान परिषद में क्या कार्य संचालन की अधिक शक्ति दे दी गई। कहा गया कि वायसराय को अधिक शक्ति होगी, कहां, विधान परिषद में, मतलब श्रेष्ठ बना दिया गया, किसे, विधान परिषद में वायसराय को। यह चीज हो गया। अब लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में एक प्रणाली की शुरुआत की गई थी, उस प्रणाली का नाम है पोर्टफोलियो प्रणाली। कौन सी प्रणाली, पोर्टफोलियो। कौन सी, ये तो इसको ध्यान रखिएगा। बंगाल में 1862 में विधान परिषद का निर्माण किया, गठन किया गया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में, पंजाब प्रांत में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया था। इसके बाद हम ये जानेंगे कि 1859 में जो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, उसके मन में आया था किसकी शुरुआत करने में, कौन सी प्रणाली की शुरुआत करने की, पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। पोर्टफोलियो प्रणाली वास्तव में होती क्या है, उसके मन में 1859 में आया था यह विचार। पोर्टफोलियो प्रणाली ऐसी प्रणाली है कि इसमें मंत्रिमंडल का, एक कैबिनेट का निर्माण करना। मंत्रिमंडल का निर्माण करना मतलब पोर्टफोलियो प्रणाली में यह समझिए आप कि जैसे वहां अलग अलग मंत्री बनाए जाएं और सभी मंत्रियों को अलग अलग विभाग दे दिया जाए। जैसे कोई खाद्य विभाग का मंत्री बन गया, फूड मिनिस्टर बन गया, कोई क्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गया, कृषि मंत्री बन गया, कोई शिक्षा मंत्री बन गया, एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, कोई क्या बन गया आपका, मान लीजिए परिवहन मंत्री बन गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गया। ऐसे मतलब क्या, उनको एक अलग अलग विभाग दे दिए गए, उसी का नाम है पोर्टफोलियो प्रणाली, उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली। मतलब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर देना। तो ये था पोर्टफोलियो प्रणाली में, ये 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। ये चीजें कहां इसमें की गई। अब देखिए ये था कि अब इसमें और क्या चीजें की गई। अब इसमें यह किया गया था कि वायसराय को, है ना, वायसराय को तो इतनी क्षमता पावर, क्योंकि वो श्रेष्ठ होता था, वायसराय बनाया गया था, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया था। तो यह कहा गया कि वायसराय को इतनी शक्ति दी जाती है, किसके तहत, 1861 के एक्ट के तहत ही, कि कोई अगर आपातकाल पड़ता है, कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन में बिना काउंसिलिंग की बैठक के ही, है ना, बिना आपातकाल के समय इमरजेंसी में बिना कोई काउंसलिंग के बैठक के ही क्या कर सकता था, बिना काउंसलिंग के बैठक के ही वो कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता था। आपातकाल में कोई भी अध्यादेश वहां का वायसराय क्या कर सकता था, जारी कर सकता था। ये चीजें थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है ना। अब देखिए अगला हम देखते हैं 1892 का।
भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए 1892 की भारत परिषद अधिनियम में क्या था, केंद्रीय जो सेंट्रल था और प्रांतीय जो स्टेट्स थे, है ना, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों में क्या कार्य क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया, व्यक्तियों की संख्या को और बढ़ा दी गई। मतलब केंद्रीय में कितना कर दिया गया और वहां कितना कर दिया गया, उसमें क्या की गई, मेन रूप से लोगों की जनसंख्याओं में क्या कर दिया गया था, वृद्धि कर दी गई थी। परिषद में अतिरिक्त संख्या बढ़ा दी गई थी, किसकी, व्यक्तियों की संख्या, और व्यक्तियों में भारतीयों की संख्या। लेकिन क्या था, एक नियम यह भी था वहां पर कि बहुमत जो होता था, मतलब किसका लिया जाता था, सरकारी व्यक्तियों का ही लिया जाता था, सरकारी सदस्यों का ही लिया जाता था। मतलब समझिए कि जो वोट डालने का अधिकार था, जिनका मत गिना जाता था, तो वो केवल किन मेंबरों का गिना जाता था, सरकारी व्यक्तियों का। जैसे कोई नियम बनता था, कोई कानून बनता था, तो जो गैर सरकारी होते थे, भारतीयों को सरकारी में नहीं रखा गया था। अभी तक काहे में रखा गया है, गैर सरकारी में। सरकारी कोई भी भारतीय नहीं बनाया गया था। तो ये था कुल मिला के कि भारतीय तो रहेंगे सम्मिलित, लेकिन सरकारी नहीं होंगे, वो क्या रहेंगे, गैर सरकारी रूप में, नॉन गवर्नमेंटल रूप में। अब जो भी वोटिंग प्रणाली होगी, जैसे किसी का चयन करना है, तब कौन वोट करेगा, सरकारी व्यक्ति होंगे। और सरकारी व्यक्ति कहां होंगे, वो ब्रिटेन के ही सरकारी व्यक्ति थे। मतलब देखिए, दिमाग तो थे उनके पास, मतलब किसी चीज को बनाने के लिए उनका ही योगदान था। इसमें इनकी राय तो मांगते थे, लेकिन इनका महत्व तो नहीं था। जैसे वोटिंग सिस्टम होता था ना, तब इनके वोट नहीं पड़ते थे, वो सरकारी संगठन ही अपने आपस में वोट डालते थे, सरकारी व्यक्ति ही वोट देते थे, और इसमें गैर सरकारी संगठन का बहुमत में योगदान नहीं होता था, उनके बहुमत नहीं गिने जाते थे। ठीक है ना। अब और इस 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या किया गया, बजट में अगर जैसे जब बजट पेश किया जाता था, तब मतलब यह अधिकार दे दिया गया कि आप बहस कर सकते हैं, आप अपनी राय मंशा दे सकते हैं, अपने आपके मन में जो भी सुझाव हो आप वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा किसे दिया गया, गैर सरकारी संगठनों, अर्थात भारतीयों को ये नियम या फिर ये शक्ति क्या की गई, प्रदान कर दी गई कि बजट अगर पेश होगा तो वहां आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, केंद्र की अगर बात करें तो कॉमर्शियल क्षेत्र, बंगाल का कॉमर्शियल क्षेत्र, और आपका है ना जो बंगाल में कॉमर्स चैम्बर होता था, बंगाल कॉमर्स चैम्बर, और आपका कह दें कि जो केंद्रीय प्रांत होता था, उसमें कौन, उसमें वायसराय को अधिकार प्राप्त था। तथा जो विश्वविद्यालय हो गए, जमींदारों पर हो गया, है ना, कार्य क्षेत्र हो गए, तो यहां पर किसका अधिकार होता था, गवर्नर का होता था। किसका अधिकार होता था, गवर्नर होता था, गवर्नर का। बंगाल चैम्बर्स पर, और बंगाल चैम्बर्स कॉमर्स, और आपका कहां पर, अब बंगाल चैम्बर्स एक कॉमर्स हो गया, वहां पर क्या हो गया, किसका होगा अधिकार, किसका होगा वहां पे, बंगाल चैम्बर्स कॉमर्स पर, वहां पर अधिकार होगा वायसराय का। तथा यूनिवर्सिटी हो गई, और मतलब विश्वविद्यालय जैसे क्षेत्र, और आपका जो मजदूर क्षेत्र, या फिर कहिए कि मजदूर के अलावा जमींदार क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, यहां पर किसका मेन, किसको शक्ति प्राप्त थी, वो शक्ति प्राप्त थी वायसराय को। तो ये चीजें इसमें हुआ। ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद 1909 का भारत अधिनियम आया, ये हो गया 1892 का। अब इसके बाद है क्या, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। कहां का, भारत परिषद अधिनियम। कब का, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की क्या महत्वपूर्ण बातें थी, 1909 के महत्वपूर्ण अधिनियम को हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या है। मार्ले और मिंटो दो व्यक्ति हुआ करते थे। मार्ले कौन थे और मिंटो क्या थे। मार्ले जो थे तो वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। जो मार्ले थे वो रहते कहां थे, इंग्लैंड में, लेकिन कार्य कहां का करते थे, भारत का, है ना। भारत के कौन थे, राज्य सचिव हुआ करते थे, कौन, मार्ले। और जो मिंटो थे तो वो भारत में क्या थे, वायसराय थे। ये ध्यान रखना है। जो मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के
कौन हुआ करते थे? राज्य सचिव। और जो मिंटो थे वो कौन थे? भारत के वायसराय थे। तो अब इन्होंने क्या रिफॉर्म्स लाया, क्या चेंजिंग लाई? इन्होंने क्या केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया। मतलब अब यह कहा जाए कि केंद्र में 16 मेंबर से लेकर के अब कितने मेंबरों की संख्या हो गई, सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 16 से बढ़कर के कितनी हो गई? 60 हो गई। 16 से बढ़कर के 60 हो गई। लेकिन प्रांत में कोई परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ था, केंद्रीय उसमें परिवर्तन हो गया था। इसके अलावा केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत था, लेकिन परंतु प्रांत में गैर सरकारी। देखिए अब ये इस रिफॉर्म में क्या हुआ, दूसरी सबसे प्रमुख बातें कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत ही मान्य था। मतलब ये था कि गैर सरकारी लोग, मतलब भारतीय लोग वोटिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन ये रिफॉर्म इसमें कर दिया गया, जैसे केंद्रीय परिषद था, केंद्रीय परिषद में क्या सरकारी संगठन ही वोट डालेंगे, मतलब सरकारी व्यक्ति ही देंगे। लेकिन जो प्रांतीय परिषद था, जो प्रांत थे, जो छोटे छोटे स्टेट थे, राज्य थे, तो उसमें कौन? गैर सरकारी लोग भी वोटिंग कर सकते थे। गैर सरकारी मतलब भारतीय व्यक्ति भी क्या कर सकते थे? यहां वोटिंग कर सकते थे। अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा, मतलब 1909 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहले भारतीयों को, ऐसा पहले भारतीय को क्या यहां पे सम्मिलित किया गया, जो कि मतलब वायसराय, जो कि क्या वायसराय और गवर्नर के साथ कार्य परिषद में एसोसिएशन बनाने का क्या था? एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। अब यह ध्यान रखिएगा, इसमें इस 1909 में ऐसा रिफॉर्म किया गया, ऐसा मतलब प्रथम व्यक्ति को सम्मिलित किया गया कि जो वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाए, है ना, एसोसिएशन बनाए, है ना, ऐसा प्रावधान किया गया। कौन? तो ऐसे व्यक्ति कौन थे भारत के? प्रथम भारतीय ऐसे कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि वायसराय और गवर्नर के एसोसिएशन, कार्य परिषद के एसोसिएशन की ये सदस्य थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले भारतीय थे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इसके अलावा इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या किया गया? इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में तीसरी बात यह ध्यान दी गई कि लोगों में सांप्रदायिकता की भावना जागृत की गई। सांप्रदायिकता की भावना मतलब यह कहा गया कि मुस्लिम मेंबर को, है ना, कोई मुस्लिम व्यक्ति है या मुस्लिम सदस्य का चुनाव कोई मुस्लिम व्यक्ति ही करेगा। मतलब जैसे मुस्लिम किसी कैंडिडेट को खड़ा करना है किसी चीज के लिए, तो वोटिंग कौन करेगा? सब मतदान कौन करेंगे? मुस्लिम जनता ही करेगी। उसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, जैन कोई भी नहीं करेगा। केवल ओनली कौन करेगी? मुस्लिम पीपल ही वोटिंग करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या किया गया इसमें, मतलब मिंटो के द्वारा क्या किया गया? ऐसा रिफॉर्म लाया गया कि मुस्लिम व्यक्ति सदस्य का चुनाव मुस्लिम ही करेंगे। मतलब सांप्रदायिकता की भावना जागृत की गई, ठीक है ना। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को क्या कहा गया है? लॉर्ड मिंटो को इसी कारण सांप्रदायिकता का जनक कहा गया है ना। लॉर्ड मिंटो को इसी कारण सांप्रदायिकता का जनक भी कहा गया है, फादर्स बोला गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिकता की भावना लोगों में जागृत की थी। कहा था कि मुस्लिम पीपल किसी का चयन करने के लिए मुस्लिम ही वोट करेगा, ठीक है ना। तो इसने और क्या रिफॉर्म्स किया? बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, जमींदार, प्रांतीय क्षेत्र के यूनिवर्सिटी में, है ना, चुनाव करने के लिए, व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए अलग प्रावधान बना दिया था कि मतलब अलग अलग व्यक्ति। इस प्रकार इसमें क्या किए गए, मतलब 1861 में, 1861 के बाद आपका 1892 में और 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाए गए। इसके बाद आपका क्या आता है? भारत परिषद अधिनियम 1919 का। फिर इसके बाद आएगा आपका भारत परिषद नियम 1935 का, और भारत परिषद 1935 के बाद आएगा
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कि आपका अंतिम अधिनियम होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा अंतरिम सरकार बताऊंगा। अंतरिम सरकार के बाद स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, जैसे मतलब पहला कि कौन कौन सा बंटवारा किया गया, किसे कौन कौन सा पद दिया गया। उसके बाद अपना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समाप्त हो जाएगा। मतलब केवल अब जो लास्ट लेक्चर, एक लेक्चर और आएगा, उसमें यह लेसन समाप्त हो जाएगा पूर्ण तरीके से। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो कृपया चैनल को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि अगर देखिए चैनल अगर लाइक नहीं होगा, कमेंट नहीं होंगे, तो हमें लगेगा कोई देख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा हतोत्साही होऊंगा। लेकिन आप लोग अगर अच्छा सहयोग करेंगे, देखेंगे, समझ में आएगा, कमेंट करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छा काम करने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद।